आप लोग को पूर्व विदित है, जानकारी है कि पूरा बिहार में सर्वे हो चुका है, सर्वे चालू हो चुका है। उसी के क्रम में आज हम लोग उपस्थित होकर पूर्णिया जिले के नगर अंचल में रामपुर, कोठिया रामपुर पंचायत में 3 मौजा को लेकर हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं। ग्राम सभा का मीनिंग है, उद्देश्य है आम रैयत को जानकारी देना कि सर्वे में क्या करना है, आपका क्या दायित्व है और सर्वे कर्मी या टीम का क्या कर्तव्य है। सबसे पहले सर्वे होता क्या है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, बारी बारी से हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर्वे क्यों जरूरी पड़ा? सर्वे, पिछला जो सर्वे हुआ था रिविजनल सर्वे, वो 1952 में हुआ था और 54 में फाइनल हुआ था। 1954 से लेकर आज 2024 के बीच लगभग 70 साल का गैप हो चुका है। इस 70 साल में उस सर्वे खतियान में बहुत सारा चेंजिंग हो गया होगा। मान लीजिए आपके नाम से, आपके पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से, परदादा जी के नाम से खतियान था, अभी वो जीवित नहीं है, अभी आप और हम जीवित हैं। तो उनका ज़मीन का देख रेख कौन करेगा, उनका लगान कौन देंगे, उनका रसीद कौन कटाएंगे, ये सब भी दिमाग में आना चाहिए। हम लोग ज़मीन का उपज खा रहे हैं लेकिन लगान नहीं दे पा रहे हैं, भाई में मेल नहीं है, एक बेंच पे जुट नहीं पाते हैं, वो कटाएंगे तो वो कटाएंगे, वो करेंगे तो वो करेंगे, इसके चलते हम लोग छोड़ देते हैं। इसी के लिए आज सर्वे का कदम उठाया गया। और दूसरा कारण है, जमीन से रिलेटेड जितना विवाद चल रहा है, जितना केस चल रहा है, जमीन के विवाद के चलते मैक्सिमम होता है। जैसे आप थाना जाइएगा, थाना में अगर 100 केस है तो 100 केस में से 60 केस जमीन से रिलेटेड है। अगर सीओ के ऑफिस में जाइएगा, उनके पास भी 100 में से 90 केस जमीन से रिलेटेड है। आप DCLR सर का कोर्ट में जाइएगा, वहाँ भी आपको 100 में 90 केस जमीन से रिलेटेड विवाद जो है उसका केस चल रहा है। इसी तरह अंचल कार्यालय, DCLR का कार्यालय, ADM सर का, DM सर का, रेवेन्यू कोर्ट का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जमीन से रिलेटेड विवाद को लेकर 60 से 70% केस मिलता है। तो सरकार ने सोचा कि 60% जो जमीन का विवाद है इसको ख़त्म कैसे किया जाए, इस केस को कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो निर्णय लिया गया कि सर्वे किया जाए, सर्वे में मैक्सिमम प्रॉब्लम सोल्व करके केस को कम किया जा सकता है। अब जब सरकार योजना बना ली, मन बना लिया कि हमको सर्वे ही करवाना है, तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं सर्वे के पीछे। सर्वे सर्वे 2011 में ही चालू कर दिया गया था, सरकार के द्वारा अधिसूचना वहीं से जारी कर दिया गया। उसके बाद कहीं सर्वे चालू हुआ, जो बूढ़े पुराने होंगे उनको पता होगा कि 2011 में भी अमीन साहब आए थे, कहीं चालू हुआ, कहीं नहीं हो पाया, जिसके कारण सर्वे स्टे हो गया, रुक गया। उसके बाद 2020 में फिर उसको संशोधित करके अधिनियम संशोधित कर 2017 नियम 2019 के तहत फिर सर्वे को लागू किया, जिसका आप लोगों को जानकारी होगा। 2020 में मास लेवल पे सर्वे का कार्य चालू किया गया। मास लेवल उतना भी नहीं हो पाया कि जितना हम 38 जिला का 534 अंचल में सर्वे का कार्य चालू कर पाए। उसमें से भी मात्र 20 जिला 89 अंचल में
काम चालू किया गया, जिसमें अपना पूर्णिया में 14 अंचल में से मात्र एक अंचल में सर्वे का काम चालू किया गया था, वो था बनमनखी। बनमनखी का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। 5% जो गलती रह गया है, उसको सुधार करने में 5% काम बचा हुआ है। तो ऐसे में सरकार सोची कि अगर इस गति से हुआ तो हमको 10 से 15 साल सर्वे कराने में लग जाए, क्यों न कर्मी का संख्या को बढ़ाया जाए। तो आप लोग भी पता है 3 जुलाई 2024 को 9,888 कर्मी को बहाल किया गया सर्वे में। आप लोगों ने टीवी न्यूज़पेपर सब जगह देखे होंगे, मुख्यमंत्री के हाथों नियोजन पत्र का वितरण किया गया था। 3 जुलाई के बाद कोई भी अमीन अगर आते हैं तो डायरेक्ट उसको काम नहीं दिया जाता है, पहले काम को सिखाया जाता है। उस काम को सिखाने में हम लोगों को 1 से 1.5 महीना बीत गया है। अब उस अमीन को, उस कर्मी को हम लोग प्लॉट पे आपके अंचल में, आपके मौजा में हम भेजने का काम किए हैं। उसी के क्रम में मैं पहले अपने अमीन से मिलान आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं। जो रामपुर के अमीन साहब हैं, वो खड़ा होकर अपना परिचय देंगे। और मोगलाहा और प्रसादपुर को भी जोड़ देते हैं। प्रसादपुर का अभी ग्राम सभा नहीं है, फिर भी आपको अमीन से मिलान कर देते हैं और उनका परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है और मैं आप लोगों ने अपने अमीन साहब से परिचय कर लिए। आपको ग्राउंड लेवल पे अमीन साहब ही काम करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होंगे अमीन साहब के स्तर से जो उनसे बन पाएगा, जो सही होगा, वो काम अमीन साहब के स्तर से किया जाना है। अगर उनसे कोई विवाद हो जाता है तब उसके ऊपर आके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो अब सर्वे के बारे में बता दें। सर्वे जैसे आप लोगों को पता है कि 2011 में चालू हुआ था, फिर होते होते काम रुक गया, फिर 2020 में चालू हुआ और सभी जगह चालू नहीं हो पाया। अब 2024 में मास लेवल पे 38 जिला का 534 अंचल में लगभग 45,000 से ज़्यादा राजस्वग्राम में सर्वे का काम हो गया है, चालू हो गया है। जब सर्वे का काम चालू हो गया तो इसमें आपका क्या दायित्व है, मेरा क्या कर्तव्य है। दायित्व जैसे है, आपका जमीन है, आप ही का जमीन को हमको सर्वे करना है। हम लोग कर्मचारी हैं सरकार के भले ही, लेकिन काम करेंगे आपका। जब आपका काम करेंगे तो आपका काम को हम ये काम आपका करेंगे। हम सरकारी कर्मी जरूर हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपका काम कर रहे हैं, इसीलिए हमसे ज़्यादा आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर अभी आप नहीं जगेंगे तो आप समझ लीजिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा। इसीलिए सर्वे में अमीन का बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाना है और उसको सहयोग करना है। जो सही है वो होना है। जैसे आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा मोटेशन नहीं है तो हम क्या करें, मेरा सर्वे में नाम चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इस सर्वे में सभी का खाता खुलेगा, आपने मोटेशन कराए या नहीं कराए, लेकिन बीच में किसी को पैसा देकर मोटेशन कराने का जरूरत नहीं है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए। अगर बीच में बोलिएगा कि हमने पैसा दे दिया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, तो फिर आप अपने खुदकुशी कर रहे हैं। इस सर्वे में सबका खाता खुलेगा, सबका जमाबंदी फिर से लागू होगा, फिर से लगान चालू होगा।
इसीलिए आप लोगों को चिंता करने का जरूरत नहीं है। ग्राउंड लेवल पे हम लोग हैं, सभी का खाता खुलेगा, सभी का जमाबंदी खुलेगा। तो आपको सर्वे में करना क्या है, आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या दायित्व है। आपको सबसे पहले घोषणा करना पड़ेगा। घोषणा मतलब आपके पास कितना जमीन है, वो फॉर्म में भर के सर्वे में जुटे हुए सर्वे टीम को देना है, ब्यौरा देना है, जमीन का ब्यौरा देना है। जमीन का ब्यौरा देके आप आश्वस्त हो जाएं कि उनके साथ में जो पेपर दिए हैं वो सही लगाए हैं कि नहीं लगाए। सही मेरा कहने से तात्पर्य है, थोड़ा सा शांति बनाए, ऐसे लिंक खत्म होता है तो स्व घोषणा, जैसे हम आप लोगों को बताएं कि स्व घोषणा में अपना जमीन का ब्यौरा देना है। ब्यौरा के साथ साथ आपने किस आधार पे जमीन धारण किए हुए हैं, केवाला से किए हुए हैं, बंदोबस्ती से किए हुए हैं, खतियान से आपको मिला है या पूर्वज से मिला है, जैसे भी है उसको हर हाल में सभी रैयत को, सभी प्लॉट के रैयत को ये स्व घोषणा जमा कर देना है। स्व घोषणा में एक प्रपत्र है, प्रपत्र 2, वो देखे नियम 6 उपनियम 1। हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं किसी एक्ट और रूल के तहत कर रहे हैं, अधिनियम और नियम के तहत कर रहे हैं। इसीलिए आपसे जो भी फॉर्म लेंगे एक्ट और रूल के सहारे हम लोग लेंगे। इसमें लिखा हुआ है रैयत द्वारा स्वामित्व ओब्लिक भूमि धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, ये सबको मिल जाएंगे। अगर आपको जिरोक्स कॉपी नहीं दे पाएंगे तो सरपंच साहब के यहाँ हम सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, मोबाइल पे दे देंगे, वो अपना सर्कुलेट कर देंगे अपने पंचायत में, हर गांव में। उनसे आप लोग कंसल्ट करके इनको ले सकते हैं। इसको भरने के लिए थोड़ा संक्षिप्त में बता दें। इसमें लिखा हुआ है राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का का नाम एवं हल्का नंबर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप जिस राजस्व ग्राम के हैं वहाँ का राजस्व ग्राम का नाम डाल देंगे, उसका थाना नंबर क्या है उनको डाल देंगे। उनके बाद हल्का नंबर, अगर किसी को जानकारी है तो भर दीजिए, नहीं जानकारी है तो उनको खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है पुलिस थाना, अंचल और जिला, ये सबको पता है, सब लोग भर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये इसको भरने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, इसमें कंडीशन 2 होगा। कंडीशन 2 कहने का मतलब, अगर मान लीजिए अभी आपने केवाला किए हैं तो मतलब आप जीवित हैं। एक होगा कि मेरे पिताजी ने केवाला किए थे, वो मृत हो चुके हैं, कंडीशन 2 हो गया। तो सबसे पहले कंडीशन 1 जीवित आदमी के लिए, उसमें रैयत का नाम एवं पिता का नाम लिखा हुआ है, उसका पिता का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद है अस्थाई पता। अस्थाई पता में भी किसी को दिक्कत न है, आपका ग्राम क्या है, पोस्ट क्या है, थाना क्या है, जिला क्या है, पिन कोड क्या है, इसको भर देना है। उसके बाद है खाता और खेसरा। आपने जिस पेपर के आधार पे इसको फिलअप कर रहे हैं उसमें खाता खेसरा लिखा रहता है, इसको भर देना है। उसके बाद है रकबा। रकबा में थोड़ा सा दिक्कत ये हो सकता है कि पुराना केवाला है तो उसमें कट्ठा बीघा धूर धुरकी में लिखा हो सकता है, तो उसको ना हम समझते हैं नहीं तो मेरा कंप्यूटर समझता है, इसीलिए उसको कन्वर्ट करके एकड़ और डिसमिल में भरना है। उसके बाद है चौहद्दी। चौहद्दी में हर खेसरा का चौहद्दी, जिनको जानकारी है भर दीजिए, जिनको जानकारी नहीं है प्लॉट पे जाइए, प्लॉट पे खड़ा होके अपने आप में सोचिए कि मेरा उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है। आपको शायद पता हो जाएगा, नहीं पता हो पाया तो आपके बगल वाला आलीदार से पूछिए, बगल वाले प्लॉटदार से पूछिए कि किसका ज़मीन है, आपको पता चल जाएगा। तो चौहद्दी वर्तमान समय में जो है उसका भर के देना है।
उसके बाद है जमीन का किस्म। जमीन का किस्म का मतलब है जमीन आप कैसा है, वहाँ घर है कि बांसझाड़ी है कि भीट है कि धनहर है, या कोई व्यवसाय के लिए गोदाम खोले हुए हैं या शोरूम खोले हुए हैं, वो उसको भरना है। अगर व्यवसायिक है तो व्यवसायिक, धनहर है तो धनहर, आवासीय है तो आवासीय, अन्य कोई है तो अन्य कोई। उसके बाद है लगान। लगान भरने के लिए आपको रसीद की आवश्यकता होगा। उसमें लिखा रहता है कि आपसे साल भर में कितना लगान लिया जाता है। अगर ऑफलाइन कटा हुआ है तो उसमें भी रहेगा, ऑनलाइन रहेगा तो उसमें भी रहेगा। ऑफलाइन रहेगा तो लगान तो आपको पता है कि साल भर में कितना देते हैं, और उसी का राइट कॉर्नर में दाया कोना में लिखा रहता है एक यूनिक नंबर, जिसको हम लोग जमाबंदी संख्या बोलते हैं। उसको जमाबंदी संख्या इसमें लिख देना है। उसके बाद है भूमि पर दवा का आधार। भूमि पर दवा का आधार का मतलब है आपने भूमि किस प्रकार से धारण किए हुए हैं, केवाला से है या खतियान से है, बंदोबस्ती से है, लाल कार्ड से है या 48D से है, अन्य कुछ है तो उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक कॉलम बच जाता है अभियुक्ति। अभियुक्ति का मतलब है कोई जमीन पर केस चल रहा है तो उसका केस नंबर और उसका साल उसको लिखना है। अगर केस नहीं चल रहा है तो उसको नहीं लिखना है। ये हो गया। उसके नीचे में लिखा है मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सिग्नेचर ओब्लिक अंगूठा। जो अंगूठा देते हैं अंगूठा दे दीजिए, जो सिग्नेचर करते हैं सिग्नेचर कर दीजिए। इसको भर के दोनों केस में, मृत के केस में और जीवित के केस में, दोनों को भरना है। मृत के केस में थोड़ा अंतर क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे पिताजी के नाम से जमीन है और हम 4 भाई हैं, 1 बहन है और मेरी 1 माँ जीवित है, तो हिंदू लॉ के अनुसार जितना जमीन है, जितना जमीन का रकबा है, उसमें से सब भाई बहन और माँ को मिला के डिवाइड कर दीजिए, वो रकबा आपका आ जाएगा और सभी का नाम देना है। जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम लॉ उसको कर रहे हैं मुस्लिम लॉ के तहत, तो उसमें भी भरना है सभी का नाम, उसका लड़का लड़की पत्नी, जितना भी पत्नी हो सबका डालना है। मुस्लिम लॉ के अनुसार भाई का हिस्सा जैसे आप लोगों को पता है कि 2 अंश और बहन का 1 अंश, अगर उसकी पत्नी है तो उसको 2 आना, ये चीज आपको निकाल करके इसमें भरना है। और मान लीजिए कोई ऐसा भी होंगे जो बहन का नाम छिपाना चाह रहे होंगे, बहुत ऐसा आदमी होंगे, वो बहन का नाम छिपाना है, एज पर रूल उसको हिस्सा देना है। 2005 के रूल के हिसाब से उसको हिस्सा देना है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को देना है। अगर कोई बहन घोषणा कर देता है कि हम पिताजी का संपत्ति में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, तो उसको एक स्टाम्प पेपर में लिखवाइए, मैं अपना नाम देगी, घोषणा करती हूं कि पिताजी के संपत्ति में इस खाता खेसरा में इतना रकबा में अपना हिस्से का जमीन अपने भाई के नाम से इस सर्वे में खाता खुलवाने के लिए इच्छुक हूं या उसको प्रदान करती हूं। वो घोषणा करके देगी। उसके बाद या तो मेरे अमीन साहब या मेरे सामने बहन को साइन करना पड़ेगा, तभी वो मान्य होगा, नहीं तो बहन को हिस्सा मिलेगा। ये हो गया। ये वंशावली, इसके पीछे में इसको तो भरना ही है स्व घोषणा में, इसके पीछे में वंशावली है। वंशावली को भी आपके हाथों द्वारा भरा जाना है, जिसका प्रपत्र है 3(1). इस प्रपत्र में लिखा हुआ है वंशावली अधिनियम की धारा 5(1) के तहत हम लोग जैसे बताए कि हम लोग कोई भी काम करेंगे सब रूल और एक्ट के तहत काम करेंगे, तो आपसे वंशावली ले रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है सेवा में शिविर प्रभारी अंचल और जिला। शिविर प्रभारी मतलब हमसे जो सीनियर है वो SSSO, स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, SSSO, उनके नाम से लिखा जाना है। अंचल का नाम देना है, अंचल जैसे हम लोग के नगर के हैं के नगर भरना है, जिला पूर्णिया है तो पूर्णिया भरना है। विषय है स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। ठीक है महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं ओब्लिक हम लोग, मैं मतलब अगर मेरे पिताजी का एक ही लड़का है और कोई नहीं है तो मैं हो गया, या एक लड़का से अधिक है तो हम लोग हो गए। सभी का नाम डालेंगे,
जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे पिताजी का 3 लड़का है, 1 लड़की है, 1 माँ है, तो सभी का नाम भरेंगे, बड़े से शुरू करके छोटे तक में जाएंगे। उसके बाद उनकी पत्नी मतलब मेरी माँ का नाम यहाँ डालेंगे, अगर जीवित हैं तो यहाँ नाम डालेंगे। सबका पिता तो एक हो जाएगा, पति चेंज हो जाएगा, तो वो भर देना है जो लागू होता है। उसके बाद जिसने ये स्वघोषणा दे रहे हैं उसका परिचय देना है, निवासी कहाँ का है, टोला कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, पुलिस थाना कौन सा है, अंचल क्या है, जिला क्या है, जाति क्या है। ये किसके लिए है? जो मेरा भाई 3 भाई था, 1 बहन थी, 1 माँ था, उसके लिए है। उसी के नीचे में और घोषणा है कि ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, जमाबंदी संख्या किसके नाम से है? मेरे पिताजी के नाम से था, तो जमाबंदी भी उसी के नाम से होगा, तो वहां नाम लिखना है मेरे पिताजी का। जमाबंदी पंजी में मेरे पिताजी का नाम, उसका पिता का क्या नाम था, मतलब मेरे दादाजी का क्या नाम था, वो भर देंगे। मेरे पिता का ग्राम कहाँ है, जो राजस्व ग्राम, उसके बाद राजस्व ग्राम का नाम देंगे, अंचल देंगे, के जमाबंदी संख्या, जमाबंदी संख्या पिताजी का जमाबंदी खुला होगा तो जमाबंदी संख्या डालेंगे। प्रविष्ट है कि खतियान ओब्लिक केवला, अगर केवला से हम प्राप्त कर रहे हैं तो केवला लिखेंगे, खतियान से प्राप्त करेंगे खतियान लिखेंगे। में अंकित खाता खिसरा रकबा और लगान का उत्तराधिकार ओब्लिक बंटवारा के आधार पर हित अर्जित करते हैं। ये हो गया, इसको सही से भर लेंगे। अगर दिक्कत होंगे तो हम सरपंच साहब को समझा देंगे, वो अन्य किसी आदमी को समझा देंगे, वो उनसे पूछ लेंगे। अगर दिक्कत होगा तो फिर अमीन साहब को भेजेंगे, वहां से आप फिलअप करवा लेंगे। इसमें फिर आगे लिखा गया है, मैं हम लोगों ने निम्न वंशावली ओब्लिक वंश वृक्ष से उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। वंशावली ओब्लिक वंश वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार वंश वृक्ष टेबल फॉर्म में संलग्न है। मतलब ये तो भरेंगे ही, लेकिन एक वंश वृक्ष बनाना है, वो सरपंच साहब के हाथों द्वारा बनाया जाएगा। काहे, देखिए एक्चुअली है क्या, हम आपके बीच में बिल्कुल नए हैं, आपके वंशज के बारे में नहीं जानते हैं, आपके पूर्वज के बारे में नहीं जानते हैं। ये तो आप स्वघोषणा कर दिए, लेकिन इसको सत्यापित करके देगा कौन? वो अधिकार आपके ग्राम पंचायत के सरपंच साहब के यहाँ है, वही सिर्फ वंशावली निर्गत कर सकते हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत है कि सरपंच साहब नहीं बना रहे हैं, तो वो कोर्ट में जाके वंशावली बना सकते हैं, या अंचलाधिकारी के पास आप बना सकते हैं। लेकिन आपके ग्राम पंचायत में मेन रूप से ग्राम सरपंच का दायित्व है, वंशावली निर्गत करने का हक सिर्फ उन्हीं को है। वंशावली कितना हो गया, एक तो फॉर्म में दे दिए भर के, एक आपको सरपंच से वंश वृक्ष बना के देना पड़ेगा। अगर मृत हो गए हैं तो उनके केस में एक बंटवारा चार्ट, बंटवारा नामा, या तो आपसी बंटवारा हो सकता है, पंचनामा बंटवारा हो सकता है, या कोर्ट से बंटवारा हो सकता है, वो इसके साथ में संलग्न करेंगे। और इसके साथ में जिस आधार पे आपने जमीन को धारण किया हुआ है, इसके साथ में अटैच करना है। अगर खतियान है तो खतियान इसमें देना है, केवाला है तो केवाला देना है, बंदोबस्ती है तो बंदोबस्ती का पर्चा देना है, अन्य कोई पर्चा है तो इसमें अटैच करना है। इसके साथ में रसीद देना है, फिर आधार कार्ड का फोटो कॉपी देना है, ओरिजिनल किसी चीज़ का नहीं देना है, इसमें सिर्फ जीरोक्स कॉपी लगाना है। अगर वंशावली लगाए हैं तो आपको आपसी बंटवारा, पंचनामा बंटवारा, ओब्लिक कोर्ट का बंटवारा इसमें लगाना अनिवार्य है। ये आपने स्वघोषणा कर दिया, लेकिन आपने जो भर के दिया, क्या ये सही है, ये हम कैसे जानेंगे? उसके लिए हम लोग टेबल वर्क करेंगे, इसको जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद मेरा जो रिकॉर्ड है, हम जिस आधार पे सर्वे करने आए हैं उससे मिलान करेंगे। मिलान करने के दरमियान हो सकता है खतियान में आपके केवाला जो किया है, जिससे आप खरीदे हैं,
हो सकता है कि खतियानधारी का वंशज नहीं हो, तो सत्यापित नहीं हो पाएगा। उसके लिए अलग पंजी है, जो सत्यापित हो जाएगा उसके लिए अलग पंजी है। इसको पूरा छानबीन किया जाएगा कि आपने जो केवाला किया है, खतियानधारी का वंशज ने आपको केवाला किया है कि नहीं किया है, या खतियानधारी से खरीद करके वो केवालाधारी आपको बिक्री किया है कि नहीं किया है। अगर जरूरत पड़ा तो हम दर केवाला भी मांग सकते हैं, जरूरत पड़ा तो। ये रेयर केस में होगा, कहीं कहीं केस में होगा। इसको भर दिए, सत्यापित कर दिए। मेरा काम अब ऑफिस वर्क लगभग हो गया। अब आपके प्लॉट में हम उतरेंगे। प्लॉट में उतरने के लिए ये अमीन साहब चाहिए। अमीन साहब फ्री हो गए, आप नक्शा लेके गांव में उतर जाइए। गांव में उतरेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिसीमानी पत्थर खोजेंगे। जो बूढ़े पुराने लोग होंगे वो सभी जानते होंगे कि त्रिसीमानी पत्थर क्या होता है। त्रिसीमानी पत्थर तीन सीमाना, तीन राजस्व ग्राम का सीमाना जहां एक जगह मिलेगा, उस पॉइंट को त्रिसीमानी पत्थर बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इस तरह से पूरा गांव का हम लोग त्रिसीमानी पत्थर खोज लेंगे। उसके बाद हम जो सर्वे कर रहे हैं 1952 के बाद 2024 में कर रहे हैं, इस बीच का अंतराल लगभग 70 साल हो गया। हो सकता है किसी रैयत के द्वारा अपना काम निकालने के लिए सीमा को अपने अंडर में कर लिया, उसको हमको सही करना है। अगर मान लीजिए हम सीमा सही नहीं करते हैं या उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, हो सकता कि 70 साल में 10 फीट अपने अंदर में सीमाना को घुसा लिया। जब हम नक्शा पर देख रहे हैं तो अभी वर्तमान में 10 फीट दूसरे का जमीन में घुसा हुआ है। अगर 10 फीट दूसरे के जमीन में घुस गया तो समझ जाइए बाउंड्री मेरा डिस्टर्ब हो गया। एक मौजा का बाउंड्री डिस्टर्ब हो गया, मतलब सभी मौजा का बाउंड्री डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके लिए हम लोग मशीन से सत्यापित करेंगे, दोनों मौजा से मुश्किल को पकड़ के उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद सीमाना को फिक्स करेंगे, उसको लैब में भेज के उसको अपडेट करेंगे। जैसे ही लैब में भेज करके अपडेट कर दिया, सीमाना फिक्स हो गया, ट्रांजैक्शन फिक्स हो गया। अब तो हम चारों साइड से गांव को बांध दिए, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। जो करना है अंदर में ही करना है। जो पढ़े लिखे होंगे, जो इंजीनियरिंग किए होंगे, उनको पता है कि सर्वे होल टू पार्ट होता है, मतलब पूरा को घेर करके उसको पार्ट बाय पार्ट किया जाता है। जो सिविल इंजीनियरिंग किए होंगे उनके बारे में बोलें। तो सर्वे के लिए हम बाउंड्री कर लिए, बाउंड्री को टाइट कर लिए। अब बाउंड्री से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। अब अंदर में जितना खेसरा है उसको किस्तवार करेंगे। किस्तवार का मीनिंग है, जैसे हम लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसको किस्त देते हैं, महीना महीना किस्त देते हैं, मतलब बारी बारी से देते हैं। यहाँ किस्तवार से मतलब है हर खेसरा को बारी बारी से चेक करेंगे। अब आपके प्लॉट में गए, किस्तवार शुरू करने से पहले एक बार ऐसे ही हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि कल से किस्तवार करेंगे। किस्तवार करने के लिए हम प्लॉट पे गए तो मेरा जो नक्शा तैयार होके आया है, जो एजेंसी के द्वारा, हवाई एजेंसी के द्वारा नक्शा बना के भेजा गया है, वो वर्तमान में प्लॉट में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है आपके प्लॉट में 4-5 प्लॉट बना दिए हैं, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। हो सकता है कि आपने अपने भाई में आपसी बंटवारा के चलते उस प्लॉट को डिवाइड कर दिए। मेरा नक्शा में 4 प्लॉट दिख रहा है, लेकिन उस 4 प्लॉट में सिर्फ एक ही खेसरा दिख रहा है हमको, आरएस वाला रिविजनल सर्वे का खेसरा। जब उस समय एक था तभी 4 क्यों हुआ, ये बताने के लिए आपको प्लॉट पे रहना जरूरी है। अगर आप नहीं रहिएगा तो 4 प्लॉट के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। उसके चलते हम सभी चारों प्लॉट में नंबरिंग कर देंगे, अलग अलग खेसरा बना देंगे। नंबरिंग का मतलब है नया खेसरा उसमें बैठा देंगे। तो जैसे ही खेसरा बैठाने लगेंगे, आप अपना प्लॉट पे रहिएगा कि नहीं सर, हमने 4 प्लॉट जो बनाया आपस में भाई में समझौता करके अलग अलग प्लॉट काट करके जोत आबाद कर रहे हैं। इसको अलग अलग ही रहने दिया जाए और अलग अलग खतियान बना दिया जाए।
बहुत अच्छी बात है, मेरा नक्शा में कटा हुआ है। आपके द्वारा घोषणा उस समय सबके सामने में बताया गया कि भाई 4 भाई में आपसी बंटवारा कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अलग अलग खतियान और नक्शा बना देंगे। दूसरा कंडीशन हो सकता है ये 70 साल में उस प्लॉट में बिक्री हो गया है, बिक्री हो गया है तो हो सकता है कि नया रैयत उस प्लॉट में इंक्लूड हो गया, जुड़ गया, तो उसका भी अलग से खतियान बनना है। जो रेस्ट जमीन बचा है वो आपके नाम से बनना है। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि नहीं साहब, हमने तो ये पानी पटवन करने के लिए अलग अलग क्यारी बनाया था, आपने तो 4 खेसरा बना दिया, जमीन को टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, तो उस समय आप बताइएगा कि ये प्लॉट एक ही है, हम पानी पटवन के लिए अलग अलग किए हैं। तो क्या करेंगे, सभी को फॉल्स मार के उसको एक प्लॉट में मर्ज कर देंगे, एक प्लॉट बना देंगे। तो अगर वहां आप नहीं रहिएगा, अमीन साहब सिर्फ नंबरिंग करके आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए किश्तवाड़ में एनी हाउ सभी को अपना प्लॉट पे रहना है, अपना प्लॉट के बारे में बताना है। इसी तरह करते करते पूरा मौजा का काम हम करेंगे। काम करने के बाद मान लीजिए मेरा मौजा रामपुर में 100 प्लॉट आरस में था, आरस में 100 प्लॉट था। वर्तमान स्थिति 70 साल के बाद 5000 बन गया, 500 के जगह 5000 बन गया। तो सब प्लॉट में काटते काटते 5000 प्लॉट बनाएंगे, उसका नंबरिंग करेंगे, उसके बाद उसको अपडेट हेतु अपडेट करने के लिए एजेंसी के पास भेजेंगे, वहाँ उसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन जब नक्शा काटेंगे उस समय एक दखल पंजी भी हम लोग तैयार करेंगे। दखल पंजी में होगा क्या कि जैसे 1 नंबर प्लॉट में गए, 4 प्लॉट हमको मिल गया, तो चारों प्लॉट के बारे में डिटेल से लिखेंगे कि 4 में से 1 नंबर किसका है, 2 नंबर किसका है, 3 नंबर किसका है, 4 नंबर किसका है। इसी तरह सबका दखल लिखेंगे। दखल में 1 नंबर में जिसका नाम होगा वो लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, मौजा लिखेंगे, पुराना खाता खेसरा लिखेंगे, जो नया हमने खेसरा डाला वो नया खेसरा नंबर भी लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लेंगे, आधार नंबर लेंगे। कुल 14 कॉलम का वो दखल पंजी होगा, 14 कॉलम को वहाँ भरना है। वो आपके माध्यम से मौखिक के रूप से भरा जाएगा, वो अमीन द्वारा भरा जाएगा। अब जैसे किश्तवाड़ कर दिए, उसको नक्शा कटिंग करके अपडेट मतलब नया नंबरिंग करके उसको एजेंसी के पास भेजेंगे, एजेंसी उसको अपडेट करके फिर हम मेरे हाथ में देगा कि हमने किश्तवाड़ वाला नक्शा अपडेट कर दिया है, आप जाके खाना पूरी स्टार्ट कीजिए। खाना पूरी का मतलब 24 खाना होता है, मेरा एक पेपर है, 24 खाना को भरना, इसी का नाम है खाना पूरी। खाना पूर्ति, हर खाना को पूर्ति करना है। खाना मतलब यहाँ भोजन से नहीं है, खाना मतलब गैप कॉलम, हर कॉलम को भरने की प्रक्रिया है। आप खतियान लिखेंगे, आपने मेरा जो नक्शा अपडेट होके आया, फिर आपके प्लॉट में जाएंगे, उसके पहले हम लोग फिर ग्राम सभा करेंगे कि कल से खाना पूरी स्टार्ट होगा, कल से खतियान लिखाना चालू होगा। तो आप लोग इसी तरह बैठेंगे, आपके माध्यम से आप कहिएगा कि साहब एक दिन में तो पूरा खतियान लिखा नहीं पाएगा, तो कैसे कीजिएगा। तो आप ही लोग से एक मशवरा करेंगे कि कैसे किया जाए। हो सकता है कि एक दिन में मात्र हम 25 खेसरा का खतियान लिख सके, तो आपको पहले जानकारी देंगे। 1 से 25 खेसरे वाले जो व्यक्ति हैं वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए और मेरे सामने खतियान लिखवाइए, और इसमें आश्वस्त हो जाएं कि सभी सही से खतियान लिखिए, देखिए, उसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप साइन कीजिए। अगर नहीं देखते हैं, कुछ गलती रह गया तो इसमें काम करेंगे हम, लेकिन प्रॉब्लम आपको होगा, भुगतना आपको पड़ेगा। इसीलिए सब एकदम अपना दायित्व समझ के बैठ के अमीन साहब के यहाँ बैठ के लिखवाना है और उसमें साइन करना है। इसी तरह करते करते पूरा मौजा का काम कर लिए। काम करने के मतलब है यादाश्त पंजी लिख लिए, खतियान लिख लिए। जब खतियान लिख लिए, नक्शा बना लिए। सर्वे में तो 2 ही काम होता है, नक्शा बनता है और नक्शा भी तैयार कर लिया और खतियान भी तैयार कर दिया, ये ऑफलाइन काम किए। लेकिन जब आपने खतियान लिखवा रहे थे, 1 नंबर से खेसरा से चालू किए,
कोई ज़रूरी नहीं कि एक नंबर के बाद मेरा तुरंत दूसरा नंबर का रैयत आ जाएगा, तीसरा नंबर का आ जाए। हो सकता है कि 10 नंबर खेसरा का आ जाए, हो सकता है 25 नंबर खेसरा का रैयत आ जाए। कि क्या उसको घुरा देना है? नहीं घुराएंगे, उनका हम खतियान लिखेंगे। मेरा जो सीरियल वाइज होने वाला था वो सीरियल वाइज नहीं हुआ, उसको व्यवस्थित करके एक खेसरा पंजी तैयार करेंगे जिसमें सीरियल वाइज एक नंबर खेसरा से देंगे, नया खेसरा एक नंबर खेसरा से देंगे, 5000 खेसरा तक नंबरिंग करेंगे। जो खतियान हमने लिखा उसको सीरियल वाइज व्यवस्थित करके उसको ऑनलाइन प्रक्रिया में लाएंगे। ऑफलाइन मेरा काम हो गया। अब उसको ऑनलाइन करने के लिए हो सकता है कि अमीन साहब कैंप में, शिविर में बैठ के उसको ऑनलाइन एंट्री करें। हो सकता है कैंप में नेट नहीं चले या प्रॉपर वर्क नहीं हो पाए, वो अपना निजी आवास में लेके जाएंगे, वहाँ बैठ के एंट्री करेंगे। एंट्री के लिए भी इन लोगों को टारगेट दिया गया है कि दिन भर में 100 खेसरा करना है तो 100 खेसरा करना ही है। अगर नहीं कर पाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगा, ये पूर्व लिखित है। इसीलिए उसको या तो गांव में बैठ के करे, या तो शिविर में बैठ कर करे, या तो अपना निजी आवास में करें। उसको जहां करना है करें। ये ऑनलाइन का प्रक्रिया है। जैसे ही मान लीजिए 5000 को एंट्री करने में 5 दिन लगा या 7 दिन लगा या 10 दिन लगा, हो सकता है कि महीना दिन भी लगे। इस तरह से करते करते सभी जो हम लोग खतियान तैयार किए थे सभी को ऑनलाइन प्रक्रिया कर दिए, ऑनलाइन एंट्री कर दिए। ऑनलाइन एंट्री करने के बाद हमारे SSSO के माध्यम से उनको लॉक किया जाएगा। लॉक मतलब अब अमीन साहब से उस खतियान का मालिक बनने से छीन लिया गया कि एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं एंट्री कर पाए या एक्स्ट्रा किसी से लेन देन करके उसका खतियान बदल नहीं सकता है। काहे कि उसको पारित करके हम लोग देंगे, सिर्फ उसी को एंट्री करना है। तो उसका हाथ से छीनने के लिए उसको लॉक किया जाता है कि अमीन साहब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लॉक होने के बाद जब लॉक हो गया, उसको हम लोग पटना में मुख्यालय में खबर देंगे कि सर हमने जो सर्वे किया, ऑफलाइन खेसरा पंजी तैयार किया, खतियान लिखा, सब ऑनलाइन एंट्री कर दिए। एंट्री करने के बाद वो लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 5 से 7 दिन के अंदर खतियान और नक्शा बन के आ जाएगा। वो प्रिंट करके आएगा। प्रिंट करके आएगा तो उसको मेरे पास रखने के लिए नहीं आएगा, वो आपके बीच में बांटने के लिए आएगा। जैसे ही हम सर्वे किए, लॉक किए, प्रिंट आ गया। अब इसी तरह आम सभा लगा के मौजा वाइज सबको LPM हम लोग बांटेंगे। LPM मतलब लैंड पार्सल मैप। हमने जो खतियान तैयार किया और नक्शा जो तैयार किया, दोनों को A4 साइज में पिन अप करके वो आपके हाथ में देंगे। जैसे ही आपके हाथ में चला गया तो आपको तो पता चल गया कि हम खतियान जो बनवाए हैं क्या सही दिया है या गलत दिया है। सही मिल गया तो समझिए कि बहुत अच्छा है, उसको आराम से रख दीजिए। जिनको गलती मिल गया तो गलती तो रखना नहीं है, उसको छिपाना नहीं है। अगर आपने छिपा के रख दिया तो हम समझेंगे आपके पास सही चला गया, इसलिए आपने रख दिए। गलती जैसे ही होगा, ये सर्वे का काम है, बहुत टफ काम है, इसको बारीकी से करने के बाद भी हमसे गलती होगा, अमीन साहब से गलती होगा। मान लीजिए 5000 खेसरा में से 500 गलती कर दिए, 500 में से 500 का आपत्ति लेना है। आपत्ति मतलब आपका हो सकता है कि नाम में गलती हो सकता है रकबा में गलती हो सकता है चौहदी में गलती कर दिए हो, अन्य कोई मोबाइल नंबर में हो, आधार कार्ड में हो, जाति में हो, किसी में गलती कर दे। इसमें कैटेगरी बांटा गया है किस टाइप का गलती है। अगर मान लीजिए आपका नाम में गलती है, मोबाइल नंबर में गलती है, आधार कार्ड में गलती है, या फिर जाति में गलती हो गया, तो उसको एक सुनवाई मेरे टेबल पे आना है। एक सुनवाई में ख़त्म करके उसको ऑर्डर पास कर देना है। आपत्ति देने के लिए प्रपत्र 8 फॉर्म भरना है। प्रपत्र 8 में भर के जाना है, ऑफिस में जमा करना है। उसको 9 में आपको रिसीविंग देगा कि आपका ये गलती है, इस तारीख को अपने आपत्ति दिया। 9 में रिसीविंग की दे दिए, रजिस्टर में चढ़ा दिए, रजिस्टर का सीरियल नंबर रिसीविंग में डाल देंगे। उसके बाद प्रपत्र 10 जो आपने आपत्ति दिया था, हम तो कहीं ना संधारित करेंगे ना, उसको संधारित करेंगे ऑफिस में। उसमें जो सीरियल नंबर रहेगा उसके बाद आपको नोटिस दिया जाएगा।
नोटिस में यही दिया जाएगा कि आपका सुनवाई इस डेट को फिक्स किया गया है, अपना पक्ष रखने के लिए आप आइए। हो सकता है कि आपका नाम में गलत है, हो सकता है पिताजी का नाम गलत है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जाति, अन्य कोई है जो एक सुनवाई में ख़त्म किया जाना है। अब मान लीजिए रकबा में किसी का गलती, जिसका मान लीजिए 10 डिसमिल होना था उसका 9 डिसमिल हो गया, 8 डिसमिल हो गया, तो रकबा हम लोग ऐसा नहीं है कि हाथ से तुरंत सुधार देंगे, उसको नक्शा में सुधारना पड़ेगा। नक्शा में सुधारने के लिए आपको 2 से 3 सुनवाई के लिए बुलाएंगे, 2 या 3 बार बुलाएंगे। अगर एक बार में हो गया तो ठीक है, या नहीं हुआ तो दूसरा बार भी नहीं हुआ तो तीसरा बार, मैक्सिमम आपको 3 बार मेरे टेबल पे, मेरे कोर्ट में आना पड़ेगा, कानूनगो के कोर्ट में आना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए 5000 खेसरा में से 500 आपत्ति आया था, एक बात से आश्वस्त करना चाहता हूं, जो आपत्ति देने का दिन समय है मात्र 14 दिन का है। 14 दिन के बाद 15वां दिन ऑटोमेटिक पटना से लॉक हो जाता है। बाद में आपका आने से भी हम नहीं काम करेंगे। आप अगर उग्र होइएगा तो आपसे आपत्ति लेंगे, लेकिन काम हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी लोग आश्वस्त हो जाए कि जब एलपीएम मिले तो उसका 14 दिन के अंदर में आपको आपत्ति कर देना है। आपत्ति कर दिए, उस 14 दिन में सिर्फ हमको आपत्ति लेना है, आपको सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। 15वां दिन से आपको नोटिस भेजना चालू करेंगे। हो सकता है कि 500 सुनवाई के लिए हम कोई योजना बनाए कि एक दिन में 100 सुनवाई करेंगे, एक दिन में 50 सुनवाई करेंगे, एक दिन में 25 सुनवाई करेंगे, तो 25 आदमी को हम नोटिस भेजेंगे। नोटिस के माध्यम से जिस डेट में आपको पड़ेगा वो नोटिस के डेट में आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं तो जैसे कोर्ट में खारिज किया जाता है या एक पक्षीय सुनवाई किया जाता है, वैसे ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। काहे मेरा प्रेशर भी वैसा ही बढ़ा हुआ है कि लिमिट तिथि में उसको सुनवाई करके आगे करना है। तो जितना तेज हम भागेंगे उससे ज़्यादा तेज आपको भगाएंगे। आप नहीं आइएगा तो आपकी गलती रह जाएगा, गलती रह जाएगा तो भुगतना हमको नहीं पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम एक कदम चलेंगे तो आपको 2 कदम चलवाएंगे। ये हो गया। इसके बाद मान लीजिए 500 को सुनवाई कर दे, सुनवाई करने के बाद अब होगा प्रारूप प्रकाशन। प्रारूप प्रकाशन में क्या हुआ, जो आपने आपत्ति दिया उसको सुनवाई किए, ऑर्डर पास किए, ऑर्डर को अपलोड किए, उसके बाद अमीन साहब को ऑर्डर दिए कि आपने जो ये गलती किया था इसको सुधार करके खतियान में, नक्शा में सुधार किया जाए। तो अमीन साहब हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में उसको सुधारेगा, ऑनलाइन, ऑफलाइन और नक्शा में सुधार करके वो खबर देंगे कि सर मेरा सुधार हो गया, अब आगे की प्रक्रिया में इसको लाया जाए। जैसे ही अपडेट हो गया, अपडेट होने के लिए हम लोग एजेंसी के पास भेजेंगे। अमीन साहब रफ कार्य कर लिए नक्शा पे, नक्शा को हम अपडेट के लिए एजेंसी के पास भेजेंगे, हेडक्वार्टर भेजेंगे। उसके बाद वहाँ से जो आवश्यक सुधार होगा नक्शा में वो किया जाएगा। सुधार करने के बाद फिर रीप्रिंट होके अमीन साहब के पास आएगा। वो आएगा 4 प्रति में। 4 प्रति में इसलिए आएगा कि आपने जो आपत्ति दिया हमने क्या उसको सही किए या नहीं किए, ये तो आपको जानकारी होना चाहिए। ये जानकारी के लिए 4 प्रति में आएगा। एक प्रति मेरा शिविर में रहेगा, कैंप में रहेगा, दूसरा प्रति आपके प्रतिनिधि के पास, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, अन्य कोई प्रतिनिधि हो जो उसमें उपलब्ध रहेंगे, उसके पास हम लोग जमा करेंगे। लेकिन उस प्रतिनिधि को बाय लेटर देंगे कि हमने आपको खतियान और नक्शा हैंड ओवर किया, जो जनता के बीच में रखिए, जनता को बुला के दिखाइए। वो सभी आदमी को देख लेना है। देखने के बाद हो सकता है कोई और छूट गया या अन्य कोई गलती रह गया, उसके लिए और एक मौका आपको देंगे प्रपत्र 14 में आपत्ति करने के लिए, जिसका सुनवाई हमसे जो सीनियर है, SSO हैं, उनके माध्यम से किया जाना है। वो सुनवाई के बाद अब मेरा सर्वे टीम का काम खत्म हो जाएगा। सर जैसे ही SSO सर के द्वारा सुनवाई करके आवश्यक सुधार कर दिए, उसके बाद मेरा सर्वे टीम का काम खत्म हो गया। हमने जो ऑफलाइन, ऑनलाइन खतियान, नक्शा
अन्य कोई पंजी तैयार किए हैं, सारा पंजी का बंडल बांध के एडीएम सर के टेबल पे रख देंगे। अब एडीएम सर का काम आ जाता है, मेरा सर्वे टीम का काम खत्म हो गया। अब एडीएम सर का क्या काम है, जो हमने खतियान बनाया उस खतियान का लगान निर्धारण करना है। जो सरकारी रेट है वो सरकारी रेट के आधार पे एडीएम साहब उस खतियान में लगान निर्धारण करेंगे, सभी का जमाबंदी दर्ज करेंगे, नया जमाबंदी उसमें लिखाया जाएगा। वो एडीएम सर के काम है, हम लोगों का काम नहीं है। जैसे ही एडीएम सर पूरा गांव का जमाबंदी दर्ज कर दिए, लगान निर्धारण कर दिए, अब प्रतिनिधि को फिर खबर देंगे कि हमने लगान निर्धारण कर दिया, ये खतियान फाइनल पे जा रहा है, गजट में पास होने जा रहा है। तो प्रतिनिधि सभी वार्ड मेंबर को, अपना समाज को बताएंगे कि अब इस गांव का नक्शा और खतियान फाइनल होने के लिए गजट में छपने जा रहा है, किसी को दिक्कत है तो जाके एडीएम सर से मिल सकते हैं। वहाँ भी एक चांस आपको मिलेगा 2 महीना के लिए, 60 दिन के लिए। वो प्रपत्र 21 में आपत्ति देना है डीएम सर को, डीएम सर सुनवाई करेंगे, सुनवाई करने के बाद आवश्यक जो सुधार किया जाना है वो हम लोगों को लेटर के माध्यम से कहेंगे कि अमीन साहब अपना आईडी से उसको सुधार किया जाए। वो सुधार करने के बाद साइन कर देंगे डीएम सर, वो गजट में पास हो जाएगा। पास हो गया तो सर्वे फाइनल हो गया। ये मेरा सर्वे का प्रक्रम है। आप किन्हीं को प्रश्न है या कुछ मन में क्वेश्चन चल रहा है?